नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में सैकड़ों युवा केवल ऑनर किलिंग के कारण मार दिए जाते हैं। उनकी गलती केवल ये होती है कि वे किसी से प्यार करते हैं या फिर परिवार के विरुद्ध जाते हुए अपनी जाति के बाहर शादी करते हैं। CJI ने कहा कि नैतिकता एक बेहद तरल अवधारणा है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। Many people are killed each year for falling in love or marrying outside their caste or against their family's wishes. In the course of my address today, I aim to provide answers to these hard questions on the indissoluble link of law, morality, and group rights. Philosophers often use two approaches to define morality: the descriptive approach and the normative approach. According to the descriptive approach, morality is a code of conduct that is put forward by a society or a group. According to the normative approach, morality is a code of conduct that would be put forth by rational people. The descriptive and normative approaches to the definition of morality denote three important characteristics of morality. First, that morality has multiple facets. Second, morality is usually defined from the point of view of groups. And third, there's a purported difference in actions that are considered to be moral while using the descriptive and normative approaches. The code of conduct that is put forth by society is not the same as that which would have been put forth by rational people. If rational people would have put forth an alternative code of conduct, who establishes the current code of conduct for society? It is argued that though morality is relative and not unified, there are some constraints that are common across all groups. This is termed by David Wong in his book called Moral Relativity, which is published in 2022, as adequate morality. He calls it adequate morality. The descriptive definition of morality encompasses adequate morality, which is the standard of morality that the members of society across different groups agree upon. Many people are killed. पीएम नरेंद्र मोदी आज मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे, जहां पर वे उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी यहां पारंपरिक वेशभूषा में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ पूर्वोत्तर के युवाओं को मिला है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर में पीएम मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 वर्षों में हमने पूर्वोत्तर के विकास के रास्तों में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत संवाद ही बेहतर नहीं होता, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं। मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम के सभी मुख्यमंत्रीगण और मेघालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोबले शिबोन, नमेंगमा। मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी झलकती है। आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की
दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है। उत्तर पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद बजट गांव-गांव तक पहुंचा है। उसका एक उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त। भारतीय नौसेना के बेड़े में आधुनिक हथियारों से लैस INS मोरमागांव शामिल हो गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के बीच इस युद्धपोत का इंडियन नेवी में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं युद्धपोत के मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। इसे मुंबई में स्थित नेवी के डॉकयार्ड में तैनात किया गया है। इस विंसक युद्धपोत से भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा काफी मजबूत होगी। INS मोरमुगांव का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है और आज दौसा जिले के कालाखो गांव से राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी के साथ यात्रा में ये काफी तादाद में लोग नजर आए। इस दौरान ऐसा वाकया भी हुआ जो कि सियासी दृष्टि से राजस्थान की सियासत के लिए काफी अहम है। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान रविवार को दूसरी बार लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। झंडा हाथ में लेकर यात्रा में चल रहे लोगों ने हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे भी लगाए। इसके पहले भी दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही राजस्थान के दौसा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश की, वैसे ही दौसा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनके आव भगत के लिए मानो अपना दिल निकाल कर रख दिया। दौसा शहर की बात की जाए तो दौसा शहर की छतों पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे थे, सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ
बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी उनके दीदार के लिए सुबह से ही इंतजार कर रही थी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने देश से चीनी सामान के बॉयकॉट की अपील की है। एक अहम मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से इस देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है, वो है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर जब कब छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर चाइना का डट के मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। कई जवानों ने अपनी जान दे दी। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं सब ठीक है। मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि नहीं नहीं सरकार ठीक नहीं बोल रही। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने है। हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो माल, मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो चाइना से आया है। और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ के जा रहे हैं। बता रहे हैं पिछले 5-7 साल के अंदर 12.5 लाख लोग भारत छोड़ के चले गए। किसी के पीछे ईडी छोड़ देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी के पीछे, किसी को काम ही नहीं करने देते। जितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब जिनके पास पैसा है, उद्योगपति है, बड़े बड़े व्यापारी हैं,
सब लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, दुखी हो गए हैं लोग, दुखी कर दिया लोगों के ऊपर फर्जी केस कर करके। जितने चोर उचक्के हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, चोर उचक्कों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, चोर उचक्कों को संरक्षण देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है इस देश के अंदर, ईमानदारी से उद्योग चलाना चाहता है, ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाना चाहता है, ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। वो बेचारा हाथ जोड़ के देश छोड़ के चला गया। इधर चाइना से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, देश के बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी, वो सारे देश छोड़। ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप इस सब की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में, सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरी और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, भाई भतीजा और जातिवाद के काम नहीं हो रहे। मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके, और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो, या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में सपा मुखिया और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले कुछ समय में बीजेपी वोट डालने का भी अधिकार लोगों से छीन लेगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। आप इस चक्कर मत पड़ो। बीजेपी और बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं है। बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले उसके पक्ष में नहीं है। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अभी न्याय नहीं मिल रहा है, और देखना बहुत दिनों बाद आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। क्या रामपुर में आपने नहीं देखा? क्या मैनपुरी में आपने नहीं देखा कि कितनी फौज लगाई गई थी? लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं जनता को और अपने प्रेस के साथियों को, जिन्होंने समय समय पर सरकार के खिलाफ और सच्ची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।